नमस्कार, ओके लैब्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे ओके लैब्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में आप कोई सा भी प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मर्न स्टैक में बन रहा है तो आज का वीडियो जो है उसमें उस वीडियो को देखते हुए आप अपना भी मर्न स्टैक का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो हम चाहे ओके सेल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या ओके फ्रीलांसर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हमारी आज की सीरीज दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेम रहेगी। तो सबसे पहले जो है आप अपना एक ड्राइव सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने एक ड्राइव सिलेक्ट किया, डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट्स नाम से एक मैंने फोल्डर बना लिया। और यहाँ पर जाके जो है आप अपना गिट बैश हियर आप करिए यहाँ पर स्टार्ट। और जो है आपको डायरेक्टरीज बनानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले mkdir जो एक कमांड है, mk का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो आपको एक डायरेक्टरी बनानी है और यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई ओके सेल नाम से। ये देखिए डायरेक्टरी बन गई। आप चाहें तो मैन्युअली राइट क्लिक करके भी यहाँ पर एक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है। मैंने कमांड लाइन के थ्रू, mkdir कमांड के थ्रू एक डायरेक्टरी बना दी है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd स्पेस ओके सेल करेंगे और यहाँ पर मैं गया इस डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर ls कमांड से आप उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद फाइल्स और फोल्डर को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं ls करूंगा तो यहाँ पर अभी ये ब्लैंक बता रहा है क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आपको हर प्रोजेक्ट के दो फोल्डर बनाने हैं, एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाना है और एक बैक एंड का फोल्डर बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाता हूँ, फ्रंट एंड। ठीक है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर ls करूंगा तो बता दिया उसने कि जो है फ्रंट एंड नाम का फोल्डर है। अगर आप ये कमांड चलाते हैं ls-l कमांड अगर आप चलाएं तो उसमें आपको फोल्डर जो आपको जो बना हुआ है फ्रंट एंड नाम का, वो उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। और ये परमिशन स्ट्रिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पहला कैरेक्टर है डी, ये डिनोट करता है कि ये फ्रंट एंड नाम का क्या है, डायरेक्टरी है। ठीक है। तो फ्रंट एंड नाम की आपको एक डायरेक्टरी बनानी है और बैक एंड नाम की एक डायरेक्टरी बनानी है। तो mkdir बैक एंड नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाया है। ठीक है। और यहाँ पर वापस से मैंने ls-l किया तो ये बता रहा है कि फ्रंट एंड और बैक एंड नाम से दो डायरेक्टरी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर जाके cd स्पेस अगर आप फ्रंट एंड करोगे तो फ्रंट एंड हमने डिसाइड किया हुआ है कि फ्रंट एंड में हम रिएक्ट यूज करेंगे। तो रिएक्ट में आप अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कमांड चलाई npx क्रिएट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। मैंने यहाँ पर दे दिया ओके सेल नाम से एक प्रोजेक्ट दिया और मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर ये कुछ टाइम लगाएगा इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल होने में। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जो है आपका जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको जो है ls आप करिएगा, ls-l, और ये आपको बता देगा कि करंटली अभी आप कहां पर हैं। या आप pwd कमांड से भी आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में किस लेवल पर हैं। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप कहां पर है, डी के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, ओके सेल के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर है। अब मान लीजिए कि मुझे बैकएंड वाले फोल्डर में जाना है तो यहाँ पर दो तरीके से आप जा सकते हैं। या तो आप cd डॉट डॉट कर लें या फिर आप डायरेक्टली जो है cd स्पेस d के अंदर उसके अंदर आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट है cd डॉट डॉट। cd डॉट डॉट का मतलब हो गया है गो टू वन डायरेक्टरी अप। आपको एक डायरेक्टरी बाहर जाना है तो cd डॉट डॉट। जैसे मैंने cd डॉट डॉट किया और pwd किया तो ये मुझे बता देगा कि अभी मैं d के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ओके सेल के अंदर हूँ। पहले मैं था d के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, ओके सेल के अंदर, फ्रंट एंड के था, मगर अब फ्रंट एंड फोल्डर से मैं बाहर निकल चुका हूँ और ओके सेल प्रोजेक्ट के अंदर आप हैं बेसिकली। अब आप ls-l करिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि दो फोल्डर बने हुए हैं अभी भी। अब इसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फोल्डर है वो हमारा बैकएंड है। cd स्पेस आप बैकएंड में जाइए। ठीक है। और ls किया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बैकएंड के अंदर हम मोस्टली काम क्या करते हैं, बैकएंड में आप Node.js के माध्यम से आप जो है APIs बनाते हैं। APIs क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और APIs के थ्रू ही आप डेटा जो है सर्वर में या डेटाबेस में आप स्टोर करवाते हो या डेटाबेस से आप लाके एप्लीकेशन पे लाते हो। तो APIs हमें बनानी है। APIs के इंटरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारा पोस्टमैन। यहाँ पर मैंने पोस्टमैन आपको इंस्टॉल करना है। ये पोस्टमैन में आप जाइएगा, डाउनलोड पोस्टमैन पे मैंने क्लिक किया और जो है आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा।
यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ऑलरेडी मेरा पोस्टमैन इंस्टॉल है कि नहीं, और जो है मेरे सिस्टम में अभी पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मुझे पोस्टमैन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं है, सो यहाँ पर मैं गया द पोस्टमैन और डाउनलोड द ऐप। पोस्टमैन का एक क्रोम एक्सटेंशन भी आता है, क्रोम एक्सटेंशन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये वाला आप देख लीजिएगा जिसमें रेटिंग दी हुई है। सो एक इस पोस्टमैन के क्रोम एक्सटेंशन को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो हो रहा है ये डाउनलोड हो रहा है। अब पोस्टमैन जो है आपका इंस्टॉल हो गया है, और पोस्टमैन को एज अ EXE मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, एज अ क्रोम एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया है। जैसे ही आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम ऐप के अंदर, अगर आप अपने ब्राउजर में chrome/:/ एप्स लिखोगे तो आपके ये सारे क्रोम के एप्स दिखेंगे, और इसमें आपको एक पोस्टमैन दिखाई देगा। पोस्टमैन पे आपको क्लिक करना है और आपका पोस्टमैन जो है लॉन्च हो जाएगा। अब जो है आपको अपने बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पर आप कोड डॉट करके अपना विजुअल कोड एडिटर आप अपना स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पर जो है आप गूगल के थ्रू साइन अप कर लें ताकि पोस्टमैन में आपको उसको एक्सेस मिल जाए आपको। सो यहाँ से मैं ठीक है, जैसे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड सही डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रोम एक्सटेंशन जो है आपको लॉगिन हो जाएगा, और पोस्टमैन आपका लॉगिन होके आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका यूजर नेम आपको दिखाई देगा बेसिकली। तो अगर इतना आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली क्रोम के अंदर लॉगिन कर लिया है जीमेल की आईडी के माध्यम से। बस ये है कि आपको जीमेल की आईडी और पासवर्ड आपको सही डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है और आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास जो है पोस्टमैन जो है एक एपीआई टेस्टिंग टूल है। आपने अगर कोई एपीआईज बनाई हैं उन एपीआईज को आप टेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा सबसे पहला काम है कि जो बैकएंड का जो फोल्डर है वहां पर हमें अपनी सबसे पहली एपीआई हमें बनानी है नोड.js के माध्यम से। तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल में जाएं और टर्मिनल आप अपना स्टार्ट करें, और यहाँ पर सबसे पहला काम है आप npm init आप करें। npm init से क्या होगा, आप एक नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहे हो। तो npm init का मतलब हो गया नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज। यहाँ पर जो है पैकेज नेम आपको क्या देना है, मैंने दे दिया पैकेज नेम दे दिया ओके सेल डैश बैक एंड। ओके सेल डैश बैक एंड मैंने दिया। वर्जन मेरा अभी क्या चल रहा है सॉफ्टवेयर का, ये मैंने 0 दिया। डिस्क्रिप्शन में आपने दिया ओके सेल के बारे में दिया। एंट्री पॉइंट क्या है, index.js मैंने दे दिया एंट्री पॉइंट। टेस्ट कमांड मैंने छोड़ दिया। गिट रिपोजिटरी क्या है पता नहीं। ऑथर मैंने दे दिया ओके लैब्स ऑथर है, और लाइसेंस क्या है, और मैंने इसको कर दिया यस। इस तरीके से हमारा जो है एक एंट्री पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज डॉट जेसन बनी, और पैकेज डॉट जेसन में हमने यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो इंडेक्स डॉट जेएस है। अब यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस हमें फाइल बनानी पड़ेगी, तो आप जनरली अपना इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो है आप यहीं पर ही आप बना सकते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस किया मैंने, और यहाँ पर मैंने अभी console डॉट लॉग किया, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि हेलो इट्स वर्किंग। ठीक है, और इसको हम लॉन्च करके देखते हैं। इसको लॉन्च करने के लिए नोड और आपको लिखना पड़ेगा index.js। तो आप देखिए ये आ रहा है बेसिकली अभी इट्स वर्किंग। जो भी कोड मैंने लिखा होगा वो रन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना एक src फोल्डर आप बना लेवें। src फोल्डर आपने बनाया,
और उसके ये SRC फोल्डर बनाया, और जनरली सोर्स फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट रख सकते हो। तो इसके अंदर भी मैंने SRC फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करके आप एक नई फाइल बना लें। तो इस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है, न्यू फाइल, और यहाँ से मैंने दिया index.js। द फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस लोकेशन, प्लीज चूज फोल्डर। सो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले तो, और एक फोल्डर बनाते हैं, क्रिएट फोल्डर, और यहाँ पर मैंने दिया SRC, और इस फोल्डर के अंदर जो है एक न्यू फाइल बनानी है, index.js। सो दो index.js है, बाहर वाली हमें डिलीट कर देनी है, तो बाहर वाली मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट किया। अब आपका जो पूरा के पूरा लॉजिक है वो जनरली एक सिस्टमेटिकली वे में रखेंगे कि हम एक SRC फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर index.js रहेगी। अगर आपने रिएक्ट पे काम कर चुके हैं तो आपको पता है कि रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी एक SRC फोल्डर होता है, और वहां पर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो index.js होती है। तो हमारा जो Node.js का जो बैकएंड का जो कोड है उसमें भी हम एक SRC फोल्डर मैनुअल बना रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी नाम से बना सकते हैं, बट हम SRC नाम से फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर index.js नाम से फाइल बनाएंगे, और उसके अंदर टेस्टिंग के लिए आप कुछ भी आप लिख दो, console.log लिखा मैंने, और यहाँ पर जो है मैंने बोल दिया इट्स वर्किंग, और इसको मैंने यहाँ से रन किया। अगर अब मैं यहाँ से नोड और करंट करंट लोकेशन से index.js करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में इस लोकेशन पे है ही नहीं। सो आपको एक प्रॉपर लोकेशन देना पड़ेगा नोड के अंदर, SRC के अंदर index.js, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको रन करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर सबसे पहला काम है आपका कुछ एक्सटेंशंस जो हैं हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे APIs बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप npm कमांड लिखें, npm इंस्टॉल, और फिर डैश डैश सेव लिखना है। डैश डैश सेव लिखने से क्या होगा कि जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर रहे हो npmjs.com वेबसाइट से, उसकी एक एंट्री कहाँ हो जाएगी, package.json में, ताकि भविष्य में आप कभी भी अगर उस लाइब्रेरी को डिलीट कर दो नोड मॉड्यूल्स को, तो package.json में उसकी एंट्री सुरक्षित रहती है। आप npm इंस्टॉल करके वापस से उन लाइब्रेरीज को ला सकते हैं। इसलिए npm जो है npm इंस्टॉल डैश डैश सेव आप यहाँ पर लिखते हैं। अब सबसे पहला APIs बनाने के लिए हमें वेब सर्वर चाहिए होता है, जो कि Node.js के अंदर बिल्ट इन क्या होता है, एक्सप्रेस नाम का एक वेब सर्वर होता है। सो स्टैक में अगर हम देखें यहाँ पर मर्न स्टैक हम देखें, तो मर्न स्टैक में जो होता है, जैसे मैं जाऊं तो एक स्टैक होता है हमारा है ना, एक्सप्रेस। आप Node.js तो यूज कर रहे हो, यहाँ पर अगर मैं जाके लिखूं नोड डैश वी लिखूं, तो हाँ ठीक है, हम Node.js यूज कर रहे हैं 15 वर्जन, और Node.js यूज कर रहे हैं तो नोड पैकेज मैनेजर हमारे साथ आता है। तो नोड पैकेज मैनेजर का कौन सा वर्जन आ रहा है, 7.3 आ रहा है। Node.js हमने लेटेस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। मगर अगर आप एक मर्न एप्लीकेशन बना रहे हो, MongoDB, एक्सप्रेस, नोड और रिएक्ट के माध्यम से अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, तो आपको एक्सप्रेस लेना पड़ता है, और एक्सप्रेस आपके लिए वेब सर्वर की तरह काम करता है। अगर आप PHP के बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको पता है कि PHP के अंदर एक अपाचे वेब सर्वर होता है। अपाचे जो है वो वेब सर्वर का काम करता है। उसी तरीके से मर्न स्टैक के अंदर एक्सप्रेस आपका किस तरीके से काम करेगा, वो वेब सर्वर की तरह काम करेगा। सो हमारे पास जब भी क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ आती है, इन तीनों में से कहाँ पर आती है, सबसे पहले वो हमारे पास एक्सप्रेस पर आती है। एक्सप्रेस से हम जो है फिर नोड पर जाती है प्रोसेसिंग के लिए, नोड से हम डाटाबेस से पूछते हैं और वापस से हम कहाँ भेज देते हैं, रिएक्ट पे भेज देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो आप समझिएगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आती है, फ्रंट एंड से आती है, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी आपके पास, रिएक्ट के थ्रू आएगी। रिएक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट कहाँ आती है, सबसे पहले एक्सप्रेस पर आती है। एक्सप्रेस से वो रिक्वेस्ट आपको नोड पर जाती है, नोड से आप डाटाबेस से पूछते हैं, डाटाबेस से डाटा नोड पर आया, नोड पे वापस से कहाँ गया, एक्सप्रेस पर, और एक्सप्रेस से होते हुए डाटा कहाँ पहुंच जाता है, आपके वापस से फ्रंट एंड पे पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे इस स्टैक में एक्सप्रेस का होना बहुत जरूरी है, हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। सो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल, यहाँ पर मैंने कमांड लिखा npm इंस्टॉल डैश डैश सेव, और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस लिखा, और यहाँ पर एक्सप्रेस डैश वैलिडेटर्स यहाँ पर मैंने किया। चलिए मैं अभी सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, और जो है आपको mongoose इंस्टॉल कर रहे हैं, mongoose
और वन बाय वन हम इंस्टॉल करते हैं, फिर जब जब जिस जिसकी जरूरत लगेगी हम वो इंस्टॉल करते चलेंगे। सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, चूंकि आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो हम सेपरेट सेपरेट इंस्टॉल कर लेते हैं, कंबाइन में हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहला काम है हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल करना, और एक्सप्रेस जो है मर्न स्टैक में वेब सर्वर की भूमिका निभाता है बेसिकली, कि हमें हमारा वेब सर्वर बनाना है तो हमारे पास नोड के अंदर एक एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि वेब सर्वर क्रिएट करता है। सो ये आप देखिए कि यहाँ नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास एक्सप्रेस की बहुत सारी डिपेंडेंसीज आ गई हैं बेसिकली। सो ये हमारी क्रिएट हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आप यहाँ पर गूगल पे आप जाके एक्सप्रेस नोड, आप यहाँ पर लिखिएगा नोड एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्यूटोरियल्स करके आप लिख सकते हैं। नोड एक्सप्रेस ट्यूटोरियल्स, किसी भी एक ट्यूटोरियल पे आप जाइएगा, नोड एक्सप्रेस की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइएगा expressjs.com, और किसी भी एक वेबसाइट को आप ओपन करके देखिए तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन का आपको गाइड बता देगा कि npm install express dash dash save, और उसके बाद कुछ एडिशनल आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, बट वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हम ये देखेंगे कि उसको यूज कैसे करना है। अब सबसे पहला काम है कि आप अपनी जो इंडेक्स वाली फाइल है उसके अंदर एक्सप्रेस को इंक्लूड करवाया जाए। सो यहाँ पर सबसे पहला काम है इस एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। सो आपको पता है कि Node.js वाली जो फाइल्स होती हैं उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है क्या, हमारा इंपोर्ट एरिया होता है। इंपोर्ट एरिया में हम काम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। उन्हीं लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जाता है जो कि लाइब्रेरीज के अंदर क्या की गई हैं, एक्सपोर्ट की गई हैं। एक्सपोर्ट दो तरीके से हो सकती हैं, आपकी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकती है या नेम्ड इंपोर्ट हो सकती है। सो हमने एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया, और यहाँ पर आप जो है वार भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। तो किसी किसी ट्यूटोरियल में कॉन्स्ट एक्सप्रेस लिखा होगा, किसी किसी ट्यूटोरियल में वार एक्सप्रेस लिखा हो, बात एक ही है। उसके बाद जो है आपको अपना वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए एक ऐप लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस। उसके बाद जो है आपको सर्वर क्रिएट करना है ऐप डॉट लिसन। सो यहाँ पर आपको जो है ये लिखना पड़ेगा ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन एक मेथड है, और इस मेथड के अंदर जो है आपका पोर्ट नंबर डिफाइंड होगा और एक कॉल बैक होगा बेसिकली। सो पोर्ट नंबर और कॉल बैक। सो पोर्ट नंबर यहाँ से आप दे सकते हैं कि आपको अपना वेब सर्वर जो है ना 4000 पोर्ट नंबर पे चलाना है, और कॉल बैक जो है आप कॉल बैक फंक्शन आप दे सकते हो। तो कॉल बैक फंक्शन देने के दो तरीके हैं, या तो अनोनिमस फंक्शन ले लो या फिर फैट एरो ले लो। सो एनोनिमस लेना है तो ऐसे, और फैट एरो लेना है या एनोनिमस ऐसे लेना है। तो मैं पहले एनोनिमस को करके बता देता हूँ। सो console डॉट लॉग, और यहाँ पर जो है मैंने मेंशन कर दिया है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और मैं अभी हार्ड कोडेड लिख देता हूँ 4000। सो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। सो यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल सी किया और इसको रन करते हैं नोड, और हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी कहाँ पड़ा हुआ है, src फोल्डर के अंदर index.js के अंदर। सो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। इसका मतलब ये है कि जैसे ये चल रहा है, और देखो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ प्रोसेस, मतलब आपका वेब सर्वर काम कर रहा है। सो यहाँ पर आप जाइएगा लोकल होस्ट कोलन 4000 और इंटर आपको करना है। तो ये आप देखिएगा कैन नॉट गेट लिखा हुआ आ रहा है, ये कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको एक्सप्रेस बोल रहा है, ये आपका एक्सप्रेस सर्वर काम कर रहा है। और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सी करके बंद कर दूं और वापस से वहां पर जाऊं, ने रिफ्रेश करूं, तो ये काम करना बंद कर जाएगा। ये देखो ये प्रोसेसिंग कर रहा है अभी भी, और ये थोड़ी देर बाद ये बता देगा साइट नॉट रीचेबल, मतलब आपका वेब सर्वर बंद हो गया। अब आपको अपना वेब सर्वर चालू करना है तो वापस आप जाइएगा, और आपने वापस से ये कमांड रन करी और ये आ रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, और ये आप देखिएगा वापस से ये आ गया। अब मुझे ये चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पर डिफॉल्ट एड्रेस पे जाऊं, डिफॉल्ट रूट पे जाऊं, तो मेरा हेलो सर्वर रनिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो आपको अपना जो है डिफॉल्ट जो है एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, और डिफॉल्ट एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर जो है इस ऐप ऑब्जेक्ट की मदद ले सकते हो। सो ऐप डॉट गेट, ये गेट जो है वो मेथड है, क्योंकि यूआरएल पर यदि अगर आप हिट कर रहे हो कुछ भी, यहाँ पर जैसे ही मैंने स्लैश लिखा तो ये रिक्वेस्ट किस मेथड के थ्रू जा रही है, गेट मेथड के थ्रू जा रही है। तो हमें एक्सप्रेस को बोलना है कि यदि यूआरएल पे कोई भी स्लैश करके अगर हिट करता है तो वो गेट मेथड
पर आपको कैसे उसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैंने उसको बोल दिया कि यूआरएल पर यदि मैं एक्सप्रेस से कह रहा हूं कि यूआरएल पर जब भी कोई स्लैश लगाता है तो एक कॉलबैक में आप उसको डिफाइन कर दो। तो कॉलबैक में मैंने यहाँ पर दे दिया, एक फंक्शन दिया, और इस फंक्शन एक अनोनिमस फंक्शन है, और इस फंक्शन में 3 पैरामीटर पास होंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये 3 पैरामीटर पास होते हैं। इनके काम क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, बट आपको ये 3 पैरामीटर आपको पास करने हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। और ये तीनों पैरामीटर फॉर्मल आर्गुमेंट है, मतलब फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड है, आरयूक्यू लिया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए आरईएस लिखा जाता है और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना कंसोल लॉग में आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने कंसोल में आपको रिस्पॉन्स सर्वर पर भेजने के लिए, क्लाइंट पर रिस्पॉन्स भेजने के लिए रेस्ट डॉट रिस्पॉन्स यहाँ पर लिखना पड़ता है, रेस्ट डॉट सेंड। यहाँ पर रेस्ट डॉट सेंड आपने लिखा और यहाँ पर आपने लिखा हेलो हेलो ओके लैब्स टीम। ये हेलो ओके लैब्स मैंने टीम लिखा। अब कभी भी आप कुछ चेंज कर रहे हो और सर्वर चल रहा है तो रूल नंबर फर्स्ट हमेशा याद रखना है कि सर्वर को बंद करके चालू करना पड़ेगा, तभी आपके चेंजेस काम करेंगे। सो यहाँ पर मैं गया और जो है आपने वापस से अपने प्रोजेक्ट सर्वर को चालू किया और यहाँ से जाने के बाद अपना आपने रिफ्रेश किया। मैं अभी स्लैश नहीं लगाऊंगा, तो स्लैश नहीं लगाया इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप होम रूट पर आप जा रहे हो, जो हेलो ओके लैब्स टीम लिखा हुआ रहे। आप स्लैश लगा भी दो तब भी वही मैसेज आएगा, मगर स्लैश के अलावा अगर कुछ और लिख देते हो कि जैसे गेट समथिंग, तो वो डिफाइन नहीं। आपकी ऐप के अंदर ये एंड पॉइंट, इनको क्या कहते हैं हम, एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट आपकी ऐप के अंदर डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहां पर ये इस तरीके से आ रहा है। मगर स्लैश वाला जो एंड पॉइंट है, ये जो स्लैश एंड पॉइंट है, आपने अपने एक्सप्रेस की ऐप के अंदर, आपने वेब सर्वर के अंदर यहां डिफाइन कर रखा है, कोड कर रखा है कि जब भी कोई स्लैश हिट करता है तो आप उसको ये रिस्पॉन्स दे दो। सो यहां पर हमने सक्सेसफुली रिस्पॉन्स सेंड किया है, रिस्पॉन्स सेंड किया है हमने। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा, क्लाइंट सर्वर जो है क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा कि ये लो मैसेज आपका हेलो। सो ये आप देखिए यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए समथिंग वाला एंड पॉइंट मुझे बनाना है और यहाँ पर मैं गया, वापस से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने गेट समथिंग। स्लैश के बाद मैंने क्या डिफाइन कर दिया, गेट समथिंग। सो यहाँ पर हेलो गेट समथिंग, ये मैंने कर दिया, सेव किया। ठीक है, ये मैंने सेव किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश किया, मगर अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी चेंज करो तो जो रनिंग सर्वर है उसको बंद करके चालू करना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें हर 2-2 मिनट में हर एक चेंजेस में हमें आउटपुट देखना है। तो क्या बार बार बंद करके चालू करके, बंद करके चालू करके हम देखें, या हमारे पास कोई ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि फाइल में कुछ भी चेंजेस किए हैं और वेब सर्वर को रिफ्रेश कर दे। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसे हम नोडमॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोडमॉन। सो यहाँ पर इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल नोडमॉन और इसको डैश डैश सेव, और एज अ आपको डेवलपमेंट डिपेंडेंसी आपको इसको स्टोर करना है। मतलब ये नोडमॉन सिर्फ हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए ही है ये लाइब्रेरी, हम प्रोडक्शन में नोडमॉन का यूज नहीं करेंगे, इसलिए आपने डैश डैश सेव डैश डेव लिख दिया और ये आप अपना नोडमॉन आप इसको इंस्टॉल करें। तो जैसे ही नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा, नोडमॉन को इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, नोडमॉन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैकेज.json ओपन करना है। टेस्ट कमांड को आपको क्या लिखना है, स्टार्ट, और यहां पर इस डबल कोट्स में लिखा हुआ सब कुछ आपको हटाना है और यहां पर आपको लिखना है नोडमॉन और करंट स्लैश फोल्डर के अंदर src के अंदर index.json
index.js ये आपने लिखा और यहाँ पर जो अब आपको कमांड चलानी है वो एक्चुअल में आपको क्या करनी है, npm start, सिर्फ npm start लिखना है। जैसे ही npm start लिखोगे तो ये वाली कमांड वो रन कर देगा। तो जैसे ही मैंने npm start किया तो आप देखिए ये लिखा हुआ आ गया ना, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। अब देखिए गेट समथिंग काम कर रहा है और अब देखिएगा कि जैसे ही मैं अपने कोड में गया और मैंने गेट समथिंग अनदर नाम से मुझे एक एंड पॉइंट बनाना है। सो गेट समथिंग अनदर नाम से मुझे एक एंड पॉइंट बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी एंड पॉइंट को कॉपी किया और पेस्ट किया और गेट समथिंग अनदर किया और गेट समथिंग अनदर 1 2 3 कुछ भी मैंने रिस्पांस में दे दिया। और जैसे ही मैंने सेव किया उसने नोडमोन ने क्या किया, फाइल में कोई चेंजेस हुए कि नहीं हुए नोडमोन डिटेक्ट कर रहा है और वेब सर्वर को वापस से उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। सो हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वहां जाके वो देना है, अपना एंड पॉइंट देना है। सो गेट समथिंग अनदर, ये देखो एंड पॉइंट हो गया। तो इसी तरीके से आप अपनी एक सिंपल एपीआईज जो हैं नोड.जेएस के माध्यम से और एक्सप्रेस के माध्यम से आप अपनी सिंपल एपीआईज आप बना सकते हैं। आपको नोडमोन इंस्टॉल करना है ताकि आप जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो नोडमोन उन चेंजेस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपके वेब सर्वर को रीलॉन्च कर दें। धन्यवाद।